नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, द मेजोरिटी ऑफ द वुमन इंटरव्यूड सेड दैट दे डिड नॉट लाइक द डेली शॉप। समझना, ये क्वेश्चन मैंने आपको जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराया था ना, तब भी कई बार बताया था, एग्जाम में कई बार आता है। मैंने आपको बताया था जैसे वन ऑफ हो गया, ईच ऑफ हो गया, एवरी वन ऑफ हो गया, ईदर ऑफ हो गया, नीदर ऑफ हो गया, मेजोरिटी ऑफ हो गया। ठीक है, इनके बाद आने वाला जो नाउन है वो हमेशा कैसा आता है? प्लूरल आता है, मतलब बहुवचन आता है। तो यहां देखो, द मेजोरिटी ऑफ तो दे रखा है, बट इन्होंने वुमन का बहुवचन नहीं बनाया, तो बहुवचन हमें बनाना पड़ेगा। तो वुमन का बहुवचन क्या होता है? विमेन होता है। तो आप कभी ऐसे मत करना वुमन का वुमन्स कर देना, वुमन्स नहीं होता, एस कभी नहीं आता, एम आ जाता है। जैसे मैन है तो मैन का बहुवचन बताइए, एम होता है। ऐसे ही वुमन का बहुवचन विमेन होता है। सेम चाइल्ड, चाइल्ड का बहुवचन हमेशा ध्यान रखना बेटा चिल्ड्रन होता है, इसमें चाइल्ड मत कर देना। ठीक है, तो आंसर आएगा द मेजोरिटी ऑफ द विमेन, विमेन ई करना है इसको। ठीक है, इंटरव्यूड सेड दैट दे डिड नॉट लाइक द डेली शो। इसमें दूसरी जो मोस्ट प्रोबेबल एरर जो पूछी जाती है, दैट इज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कई बार एग्जामिनर इसमें ईडी लगा देता है, मतलब सेकंड फॉर्म कर देता है, थर्ड फॉर्म कर देता है, आईएनजी कर देता है, एसओरियस कर देता है, सब गलत होंगे। हमेशा ध्यान रखना डू आए, डज आए और डिड आए, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जाम में कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक है। ये ध्यान, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस हैज डन अ ग्रेट डैमेज टू द रेपुटेशन ऑफ द पीएम। में पीएम की रेपुटेशन को बहुत ज्यादा हानि, डैमेज, बहुत ज्यादा हानि पहुंची। अब देखिएगा, दिस आपका जो एक्चुअल में सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, क्योंकि दिस का जो प्लूरल होता है ना बेटा, दैट इज दीज। और एक वर्ड होता है डैड, ये भी सिंगुलर होता है। डैड का जो प्लूरल होता है ना, वो होता है दोज। इसको मैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव की क्लास में अच्छे से समझा चुकी हूं। अब आगे देखिएगा, दिस के साथ आने वाली वर्ड हमेशा सिंगुलर आएगी, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैज और हैव के बाद हमेशा ध्यान रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हैज के बाद डन दिया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि डू, डिड, डन, डन थर्ड फॉर्म होती है। अब ग्रेट डैमेज, डैमेज का मतलब होता है बेटा कोई हानि। तो जो डैमेज हो जाता है, कोई किसी तरीके की खराबी हो जाती है, ये डैमेज जो नाउन है एक्चुअल में ये अनकाउंटेबल नाउन है। और मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए इन अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता है, ना ही अनकाउंटेबल नाउन के बाद में एस और ईएस का यूज करते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ ना तो एस और ईएस आता, ना ही ए और एन आता। तो इस रीजन की वजह से यहाँ जो एरर है वो ये हो जाएगी कि ऑप्शन नंबर बी में जो आर्टिकल ए दे रखा है ना, ये हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो आंसर बनेगा दिस हैज डन ग्रेट डैमेज टू द रेपुटेशन ऑफ द पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैड इन्वाइटेड, मैं इन्वाइट की थी, मैं इन्वाइट कर चुकी हूँ किनको? मेरी सभी के सभी नंदों को, माई सिस्टर इन लॉज टू माई सन्स बर्थडे में, मेरे बेटे का बर्थडे है और मेरे बेटे के बर्थडे में सिस्टर इन लॉ नहीं आएंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, बेशक फोन पे फोन आएंगे मेरे को, इसलिए मैंने सभी सिस्टर इन लॉज को, सभी को क्या कर दिया? इन्वाइट कर दिया। तो इसमें एरर क्या है? एरर है ऑप्शन नंबर 2 में। क्या समझिएगा, देखो एक होती है सासू माँ, सासू माँ की इंग्लिश को, सासू माँ को इंग्लिश में बोलते हैं मदर इन लॉ। एक सासू माँ बोलो और एक मदर इन लॉ बोलो, काफी अच्छा नहीं लगता? सासू माँ भी खुश, अरे वाह मेरे को मदर इन लॉ बोला, राइट। ससुर जी को क्या बोलते हैं? फादर इन लॉ। और ननद को बहन जैसी, सिस्टर, तो सिस्टर इन लॉ। तो अब मान लो किसी की ननद एक है, अच्छी बात है, और एक से ज्यादा हुई तो आप बताओ अच्छी बात है बुरी बात है, तो बाद में पता चलेगा। अब यहाँ पे भाई सिस्टर इन लॉ बहुत सारी है, जब एक सिस्टर इन लॉ, एक ही ननद है तो सिस्टर इन लॉ लिखो, लेकिन एक से ज्यादा हो, जैसे मान के चलो बॉय है ना, बॉय का बहुवचन क्या होता है? बॉयज। तो सिस्टर इन लॉ का बहुवचन क्या होगा आपको वो बताना है। तो बेटा जब सिस्टर इन लॉ का बहुवचन बनाएंगे ना, तो सिस्टर इन लॉज, ऑप्शन नंबर ए। आप बताइएगा, मैं नहीं बता रही। एक है सिस्टर्स इन लॉ, ये ऑप्शन नंबर बी। और सी है आपके पास सिस्टर्स इन लॉज।
अब आप बताइए आप किस पे क्लिक करते हैं। तो जिन बच्चों ने राइट आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर ए को, उन सभी के आंसर गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो भी गलत है क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने लगाया है वो सही है, क्योंकि सिस्टर में एस आता है, लॉ में कभी भी एस और एस नहीं आता है। तो आपकी जो एरर थी वो ये थी, इन्होंने सिस्टर इन लॉज को इनवाइट तो किया बट एस कहीं गलत जगह लगा दिया, अपन को लगाना चाहिए था यहां। तो सिस्टर का करते सिस्टर्स इन लॉ, अब जाके सेंटेंस बिल्कुल ऐसे, मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, अब सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। माई फ्रेंड्स एक्चुअल जॉब इन्वॉल्व्स अ लेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, आप मान लो जॉब करते हैं, मैंने आपसे पूछा बेटा क्या जॉब करते हो, तो आप बोलोगे मैं जॉब तो इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पे काम कर रहा हूं, बट मेरी एक्चुअल में जॉब ये है। मैं कहूंगी भैया ये एक्चुअल जॉब क्या होती है, जॉब तो जॉब होती है ना, ये फालतू में एक्चुअल जॉब अनएक्चुअल जॉब क्या होती है भाई, जॉब जॉब होती है। तो एक्चुअल में इन्होंने जो एक्चुअल वर्ड यूज किया गया है ना, ये गलत है। तो माई फ्रेंड्स जॉब होना चाहिए, माई फ्रेंड्स एक्चुअल जॉब क्या होता है। जैसे मैं बोलूं कि बेटा एक्चुअल में मैं पढ़ाती तो हूँ बट एक्चुअल जॉब मेरी ये है, ये क्या होता है भाई, जॉब तो जॉब है, प्रोफेशन तो प्रोफेशन होता है। उसी तरीके से भाई एक्चुअल नाम का जो वर्ड इन्होंने यूज किया है ना, एक्चुअल में यही गलत यूज किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये फालतू में यूज कर दिया, एक्चुअल फालतू में जरूरत ही नहीं थी। क्या है नेक्स्ट, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग। ये हमारी बिल्डिंग की जो छत है ना, इसको रिपेयरिंग की जरूरत है, अदरवाइज अगर रिपेयर नहीं किया तो इट मे फेल डाउन, वो धप से नीचे गिर जाएगी एंड रिजल्ट इनटू मैनी पर्सन डेथ। और इसका परिणाम क्या निकलेगा कि मे बी कई सारे लोगों की डेथ हो जाए, राइट। आप समझिएगा, जब भी मैंने आपको बताया था किसकी बिल्डिंग की छत, जैसे मैंने बोला राम का घर, तो राम का राम लिखा, का के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाया, घर के लिए होम स्वीट होम लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग का। जब भी हम पोजेशन बताते हैं तो मैंने आपको बताया था पोजेशन हमेशा लिविंग बीइंग का बताते हैं, मतलब सजीव का। हम कभी भी निर्जीव चीजों का पोजेशन नहीं बताते हैं। तो यहाँ पे छत किसकी है, बिल्डिंग की। जैसे घर किसका है, राम का, तो राम जीता जागता इंसान है। तो यहाँ पे छत किसकी है, बिल्डिंग की। तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग होती है ना, मतलब निर्जीव वस्तुएं जो हमसे बात नहीं कर सकती, जैसे स्टाइलर, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड, जैसे आपकी चेयर, ये जो निर्जीव है, जो बात नहीं कर सकती, दीवारें, पंखे, इस तरीके से इनका कभी भी पोजेशन नहीं होता है। इनका पोजेशन कभी भी एस और ईएस से नहीं बताया जाता। तो हम कैसे बताएंगे, समझिएगा। जैसे मैंने बोला बिल्डिंग की छत, तो इनका हम पोजेशन क्या बताएंगे। तो वैसे राम की छत अगर बोलते तो राम स्वरूप होता, लेकिन इसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम कभी भी नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, ये जो आपकी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग, एक मिनट, हाँ, बिल्डिंग की छत, ये जो छत है, इस छत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूफ। तो इस रूफ को तो आगे ले आओ। अब ये जो काके की है, अब तक हम एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे थे, इसमें एपोस्ट्रोफी एस मत लगाना, इसकी जगह क्या लगाना, ऑफ, रूफ ऑफ। अब ये जो बिल्डिंग है इसे पीछे ले जाना, रूफ ऑफ द बिल्डिंग। आप चाहो तो यहां भी दा का यूज कर सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। द रूफ ऑफ द बिल्डिंग मतलब क्रॉस हो जाता है, जैसे मैथ्स में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, ऐसे इसमें हो जाएगा। तो द रूफ ऑफ द बिल्डिंग्स, अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, छत एक ही है, इसलिए बहुवचन की जगह हम एक वचन वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर का नीड्स, किस चीज की जरूरत है, रिपेयरिंग। अदरवाइज इट में फॉल डाउन, में आपका एक मॉडल है, और मॉडल के बाद बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फॉल डाउन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। एंड रिजल्ट इनटू मैनी पर्संस डेथ, देखो पर्संस डेथ, लोगों की मृत्यु, तो लोगों की मृत्यु, तो लोग तो जीते जाते इंसान है, तो उनका एपोस्ट्रोफी ऐसा लगेगा, लोगों को तो बोलते हैं पर्संस, काके की का एपोस्ट्रोफी, और मृत्यु को हम क्या बोलते हैं, डेथ, क्योंकि डर के आगे जीत है, और डेथ तो होनी है भाई सबकी एक ना एक दिन। नेक्स्ट, the committee were divided in its opposition to the proposed amendment to the constitution. committee यहाँ पे एक collective noun है,
कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों ही चलती है, ये सबके साथ आती है, सिंगुलर के साथ भी आती है और प्लूरल के साथ भी आती है। बट ध्यान रखना, जब कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो जाता है तो इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा क्या होती है, बहुवचन। आने वाला प्रोनाउन भी क्या होता है, बहुवचन, जब डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे देखो डिवाइड होगी नहीं होगी पता कैसे चलेगा, सेंटेंस को पढ़ के देखो, जैसे इसने साफ साफ बोल दिया विभाजित हो गई है, डिवाइड हो गई है। तो कमिटी वर डिवाइडेड इन इट्स, इट्स नहीं आएगा क्योंकि इट्स सिंगुलर प्रोनाउन है, इसकी जगह आएगा देयर, क्योंकि देयर बहुवचन प्रोनाउन है। तो द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर अपोजिशन टू द प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एरर इस तरीके से भी पता कर सकते थे कि यहाँ पे तो वर्ब आपकी प्लूरल बहुवचन है लेकिन आने वाला प्रोनाउन एक वचन है। भाई एक ही सेंटेंस में एक वचन बहुवचन दोनों सेम अलग 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 कैसे, या तो एक वचन करो सारा या बहुवचन करो, क्योंकि इनका सब्जेक्ट एक ही है कमिटी। इसका मतलब गड़बड़ तो है दया। अब दया को गड़बड़ बतानी पड़ेगी कि भाई कमिटी में यहाँ वर्ब या विभाजित हो रहा है तो सही है, इसलिए यहाँ इट्स की जगह अपन को क्या लिखना पड़ेगा, देयर। अब सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, द बर्गलर स्टॉल ऑल द मनी। भाई बर्गलर थे, चोरी करके ले गए सारे पैसे को। इन द हाउस, घर से सारा सामान चोरी कर ले गए। बट लेकिन 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 सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक की तो ये बात है कि सरप्राइजिंगली मिस्ड द ज्वेलरीज इन द लॉकर। भाई सारा पैसा चोरी कर ले गए, बट आश्चर्यजनक बात तो ये है कि वो ज्वेलरी को नहीं ले गए। लॉकर में ज्वेलरी पड़ी थी, हमने जब लॉकर खोल के देखा तो बहुत सारी ज्वेलरी पड़ी थी, पैसा सारा ले गए। ये कैसे हो गया भाई, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे जो वर्ड है ना ज्वेलरीज, ये गलत है, इसकी जगह आपको यूज करना पड़ेगा ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी में कभी भी आई ई एस का यूज, मतलब एस और ई एस का यूज नहीं होता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। जैसे फर्नीचर होता है, लगेज होता है, सीनरी होता है, ज्वेलरी भी वैसे ही होता है। इसमें कभी भी एस और ई एस और आई ई एस जैसे शब्दों का हम यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, रवि सो ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। रवि ने देखी थे केवल 5 पुलिस जो कि भाग रहे थे किसके पीछे, बैंक रॉबर्स के पीछे। भाई बैंक में कोई डाका डाल के जा रहा होगा कोई चोर, और पुलिस को पता लग गया, भनक लग गई, और आप तो जानते हो मुंबई पुलिस को बस पीछे दे दनादन चालू। तो वही चीज है भाई। अब यहाँ पे जो एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में है, वो ये। अब आप एक बात बताइए, जैसे अपन बोलते हैं पुलिस आ रही है ना, तो अब पुलिस को जब अपन, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 5 पुलिस आ रही है, आप पुलिस को काउंट करते हो या पुलिस मैन को काउंट करते हो? आप पुलिस को काउंट करते हो या पुलिस मैन को काउंट करते हो? आप पुलिस मैन काउंट करते हो, पुलिस थोड़ी ना काउंट होगी। पॉइंट्स में जो पुलिस काउंट नहीं होती है, पुलिस मैन काउंट होते हैं। जैसे मान लो कहीं पे 5 आदमी जा रहे हैं और उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, 5 आएंगे तो भी हम ये बोलेंगे पुलिस आ गई, 1 आएंगे तो भी हम यही बोलेंगे पुलिस आ गई, 10 आएंगे, 10 आदमी आएंगे पुलिस के तो भी हम यही बोलेंगे पुलिस आ गई। तो अगर हमें उस पुलिस को काउंट करना है तो हम पुलिस को काउंट नहीं करते, हम पुलिस मैन को काउंट करते हैं। पुलिस को थोड़ी काउंट करेंगे, पुलिस मैन को काउंट करेंगे। इसलिए इसने साफ साफ बोला है 5 पुलिस देखी, इसका मतलब ये तो कंफर्म है 5 लोग हैं, और 5 लोग कैलकुलेट होंगे तो पुलिस मैन कैलकुलेट होंगे। आया? तो आंसर आएगा रवि सो ओनली 5 पुलिसमैन हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। तो पुलिस की जगह आपको पुलिसमैन लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए एक बार 29। क्वेश्चन है, I had no information about the bank strike, so I went there yesterday. मुझे बैंक स्ट्राइक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, सो मैं कल वहां पे चली गई थी। अब यहाँ देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें कभी भी एस और एस नहीं आता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है। जैसे आपका ज्वेलरी होता है, ऐसे ही इंफॉर्मेशन होता है, फर्नीचर होता है, लगेज होता है, सीनरी होता है। इनमें कभी भी एस, ई एस, आई एस जैसे वर्ड्स का यूज हम नहीं करते, क्योंकि अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ एस और एस का यूज कभी नहीं करेंगे, एस और ई एस का, इसलिए इसका आंसर आएगा आई हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैंक स्ट्राइक, सो आई वेंट देयर यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। बेटा जूरी भी एक्चुअल में हमारा एक कलेक्टिव नाउन होता है। जूरी का मतलब समझते हैं? रुस्तम मूवी देखी है? तो जब रुस्तम मूवी अगर नहीं देखी है तो देखना भी मत,
क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स की तैयारी करनी है, ठीक है। देखी है तो आपको बता देती हूँ, नहीं देखी तो भी एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। रुस्तम मूवी में क्या होता है, यहाँ पे जज साहब बैठे हुए होते हैं, है ना, और यहाँ पे 10 या फिर 11 लोगों की और अलग से कमेटी होती है, 10-11 ऐसे जज और बैठे हुए होते हैं। यहाँ इस कोर्ट में सुनवाई होती है, तो इस सुनवाई को जज तो सुनते ही है, और साथ में ये जो 10-11 लोग अलग से जो जज बैठे होते हैं ये भी सुनते हैं, और फिर जाके डिसीजन लेते हैं। ये टोटल लोग मिलकर फिर डिसीजन लेते हैं कि इस व्यक्ति को फांसी पे चढ़ा दें या छोड़ दें, सजा दें या नहीं दें, ये विक्टिम ये आरोपी है या नहीं है, ये सब कौन डिसाइड करते हैं, जज साहब तो करते हैं, उनके साथ साथ ये जो अलग से बैठे हुए जो 10-11 मेंबर होते हैं ना, ये भी डिसाइड करते हैं। इनमें मेजोरिटी देखी जाती है, जैसे मान लो टोटल 12 लोग हैं और 7 लोगों ने बोल दिया हाँ भाई ये निर्दोष है, इसको छोड़ दो, और बाकी के बचे कुछ जो लोग हैं, जैसे 5 लोग बच गए तो 5 ने बोला नहीं भाई इसको फांसी पे चढ़ा दो, तो 7 लोगों ने क्या बोला, छोड़ दो। तो इसका जो एक्चुअल में आंसर आएगा वो ये आएगा कि इसको छोड़ दिया जाएगा। एंड में जो केस का जो कंक्लूजन निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, उसमें छोड़ देंगे, उसको निर्दोष मान लेंगे। तो ये जो कमेटी होती थी ना, 10-11 लोगों की बैठी होती, जज के अलावा, जज साहब के अलावा, इस कमेटी को जूरी बोलते हैं। आया, पहले होता था, अब के टाइम में नहीं होता, तो जज साहब ही करते हैं, लेकिन पहले जज साहब के अलावा ही 10-11 लोग और बैठे थे, इन कमेटी को, इन लोगों के ग्रुप को जूरी बोलते थे। और मैंने बोला था जब कलेक्टिव नाउन किसी भी चीज में डिवाइड हो जाता है तो आने वाला जो भी आपका चाहे वर्ब हो चाहे प्रोनाउन हो, ये प्लूरल की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे इज नहीं आर आएगा। तो द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। एरर पता ऐसे भी लगा सकते थे, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, एरर तो है, बस आप इतना देख लो कि सब्जेक्ट कैसा है। अब सब्जेक्ट अकॉर्डिंग फिर एरर लगा दो तो ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31।